नमस्कार मित्रों, आरवीआईएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हृदय हार्ट पर चर्चा करेंगे। इसकी दो बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, हृदय घात जिसे कहते हैं, ये कॉमन बीमारी हो गई है। भारत और विश्व में काफ़ी फैल रही है। हार्ट अटैक से काफ़ी लोग मर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा जानलेवा है कार्डियक अरेस्ट। इससे भी काफ़ी लोग मर रहे हैं। तो इन दोनों के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। क्या है हार्ट अटैक, क्या मूल अंतर है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में, क्या प्राथमिक उपचार किया जा सकता है हृदयघात आने पर और कार्डियक अरेस्ट आने पर, दोनों के उपचार में क्या अंतर है और क्यों होता है ये हार्ट अटैक, क्या कारण है कि ये हार्ट अटैक हम लोग को आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। जवानों में भी काफ़ी यह बीमारी हो रही है। आपने सुना होगा समाचार पत्रों में, एक जवान लड़का जो जिम में पहलवानी कर रहा था, कसरत कर रहा था, वो मर गया। मतलब ये बूढ़ों की बीमारी ना होकर अब आम लोगों की बीमारी हो गई, जवानों युवावस्था की बीमारी हो गई है हार्ट अटैक। तो इससे बचने का हम उपाय भी बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हार्ट अटैक से। देखिए, हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो दिल के नसों में ब्लॉकेज को बताती है। अब दिल की नस मतलब दिल में, हार्ट में खून ले जाने वाली जो नस है उसे कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी शब्द है, नस तो मैं आम बोलचाल की भाषा के लिए यूज कर रहा हूं। कोरोनरी आर्टरीज जो हृदय की अंग में, हृदय की ऊतकों में जगह जगह जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है और जिसमें ग्लूकोज है, उसको लेकर जाता है। यह नस, अगर इस नस में, इसकी सब नस मतलब सब कोरोनरी आर्टरीज में छोटी छोटी नसें निकल आती हैं ना, शाखाएं निकल आती हैं, बट जाती हैं, कहीं ब्लॉकेज आ जाए, खून की रुकावट आ जाए, तो ऐसे में उस अंग में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, वहाँ भोजन की सप्लाई कम हो जाएगी, ग्लूकोज की सप्लाई कम हो जाएगी, तो वो अंग सही से काम नहीं कर पाएगा। ऐसे में हृदय को काफ़ी दम लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में चेस्ट पेन हो जाता है। चेस्ट पेन होना, समझो कहीं ब्लॉकेज है हृदय में। अब ब्लॉकेज हो गया तो आपके कुछ लक्षण दिखाई देंगे। अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो उससे पहले कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उसे आपको जानना जरूरी है। लक्षण ये है कि आपके चेस्ट पेन होगा, आपको बाएं हाथ में इधर दर्द होगा, दर्द होते होते ये चेस्ट तक दर्द आएगा, आपको पसीना आएगा, शॉर्ट ब्रीथनेस मतलब सांस लेने में भी आपको दिक्कत होगी, पसीना भी आता है। ठीक, ये हैं लक्षण। और एसिडिटी लाइक, जैसे गैस बनना, इस एसिडिटी हो गया ऐसा भी को कहेगा। तो बहुत से अस्पताल में लोग जाते हैं कि भाई हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक है, डॉक्टर कहता है नहीं गैस वैस बन गई, गैस की दवा देकर छोड़ देता है। ऐसा हमारी मम्मी को भी हुआ। और लेकिन वहाँ पे ईसीजी करवाया गया, ईसीजी में निकला नहीं, तो उन्होंने सोचा गैस ही है। जब दोबारा दिखाया गया तो वो गैस नहीं था, एक माइनर हार्ट अटैक था, एक छोटी सी आर्टरीज में ब्लॉकेज दिखा रहा था। तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं, है ना। अगर ये लक्षण बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, आइए, इसका कारण हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली है। खान पान में हम वसा की मात्रा को ज्यादा ले रहे हैं, वो वसा जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक न होकर ज्यादा हानिकारक है, उस वसा का हम सेवन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हार्ट अटैक हम जो पढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का कारण है फैट। कौन सा फैट? फैट तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक है सैचुरेटेड फैट, दूसरा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, तीसरा है ट्रांस फैट। आपको दिख रहा होगा सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट। तो इसमें कौन सा सबसे अच्छा है फैट जो हमको खाना चाहिए, कौन सा खराब है? इससे पहले हम अनसैचुरेटेड फैट को दो भागों में बांट देते हैं। अनसैचुरेटेड फैट
दो भाग में है। एक है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैट ये ठीक फैट नहीं कहा जाता है, हमारे लिए अनसैचुरेटेड फैट फायदेमंद कहा जाता है। सैचुरेटेड फैट में जो कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड है, देखिए सिंगल बॉन्ड। वही अनसैचुरेटेड जो फैट है, फैटी एसिड है, उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को म्यूफा कहते हैं, इसको कहते हैं प्यूफा, क्योंकि इसमें कार्बन के जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है। मोनो में यहां पे देखिए कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड आपको दिख जाएगा, एक डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी एक से ज्यादा आपको मिल जाएंगे, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, इसलिए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हमारे शरीर के लिए अनसैचुरेटेड फैट बहुत ही लाभदायक है। ट्रांस फैट सबसे घटिया फैट कहा जाता है। ट्रांस फैट विशेषकर पाम ऑयल, आप समझे होंगे ऑयल है, कोई भी पाम ऑयल ले लिया, इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं निकिल कैटेलिस्ट की उपस्थिति में। ऑयल ले लिया, पाम ऑयल सस्ता पाया जाता है और इसको बना दिया जाता है, ट्रांस फैट बदल दिया जाता है। और ये ऐसा फैट है जो रूम टेम्परेचर पर पिघलता नहीं है, अधिक तापमान दो तो बहुत मुश्किल से पिघलेगा, जैसे कि डालडा है ना। कॉमर्शियल आप देखते होंगे बटर, मक्खन, लोग जाते हैं ना आप पाव भाजी खाने के लिए, पाव भाजी में इतना बड़ा डब्बा सा डाल देता है क्या बटर का, वो ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट ऑयल का हाइड्रोजनीकरण करके निकिल कैटालिस्ट की उपस्थिति में ट्रांस फैट बनाया जाता है, जो कि डालडा के रूप में आपको दिखता है। बटर कौन सा? कॉमर्शियल बटर, ये सब हैं आपके आदि। अगर इनका सेवन कर लिया जाए तो ये शरीर के हृदय के अंदर उनकी नसों में, मतलब आर्टरी में ब्लॉकेज माने प्लेक, ब्लॉकेज का कार्य कर देंगे, वहां रुकावट करेंगे। किस चीज का रुकावट? ब्लड फ्लो में रुकावट आ जाएगी। ब्लड फ्लो में जब रुकावट आ जाएगी तो हार्ट अटैक की समस्या आम युवा अवस्था से लेकर बुढ़ापे के व्यक्ति को भी झेलनी पड़ सकती है। तो ट्रांस फैट सबसे खतरनाक है। सैचुरेटेड फैट यह भी उतना फायदेमंद नहीं है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट फायदेमंद है। अब हमको कौन सा ऑयल खाना चाहिए? देखिए, कोई भी ऑयल आप ले रहे हो उसमें तीनों की मात्रा पाई जा सकती है, तीनों कुछ ना कुछ परसेंट में पाए जाएंगे। सबसे अच्छा जो ऑयल कहा जाता है, जैसे सूरजमुखी का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, है ना, सनफ्लावर ऑयल सूरजमुखी का तेल हो गया, और अलसी का तेल हो गया, अलसी के बीज है ना उससे तेल निकलता है, और फिश ऑयल ये भी खाने में ठीक होता है ना, हृदय के लिए फायदेमंद होता है। सबसे अच्छा ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और घर का बना हुआ घी, बाहर का बना हुआ घी नहीं, घर का बना हुआ घी जिसमें फर्मेंटेशन क्रिया की होती है ना, घर में दही जमाया गया है ना, उसमें फर्मेंटेशन क्रिया हुई, फिर उसको बिलोया गया, उसका मक्खा निकला, तब जाके घर में घी बना, वो घी फायदेमंद होता है। तो कौन सा ऑयल आपको खाना चाहिए? ऑलिव ऑयल बेस्ट क्वालिटी का, सनफ्लावर ऑयल, और अलसी ऑयल, अलसी का तेल है ना, घर का घी, घर का बना हुआ घी,
तो ये चीज आपके हार्ट के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मात्रा में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट भी पाया जा सकता है। अधिक मात्रा अनसैचुरेटेड फैट की होती है। तो यही फैट आपके खून में, हृदय के नसों में जम जाता है। इसका पता कैसे लगता है? इसका पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जब करवाया जाएगा तो इस टेस्ट के 3 स्तर हैं। देखिए, हम इसको मिटाते हैं और टेस्ट के बारे में जानते हैं कौन सा टेस्ट है। टीएमटी टेस्ट है, ट्रेडमिल में आपको दौड़ाएंगे, ईसीजी लगाते हुए, सेंसर आपके शरीर में ईसीजी सेंसर लगाएंगे और आपको थोड़ा सा दौड़ने कहेंगे कि चलिए आप दौड़िए, आप कितना का हृदय कितना काम कर रहा है ये पता लगता है। टीएमटी टेस्ट भी होता है। लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है। इसमें HDL, LDL और VLDL इसकी जांच होती है। इससे पता लग जाएगा कि आपके शरीर में कितना कोलेस्ट्रॉल है, मतलब कितना फैट जमा हुआ है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से आपको पता लग जाए। HDL माने हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इधर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा कौन है हमारे शरीर के लिए? तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये सबसे अच्छा है। ये अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपको दिख रहा है या फिर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन दिख रहा है, इसकी मात्रा ज्यादा है, तो आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि LDL और VDL ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहे जाते हैं। LDL VDL बैड कोलेस्ट्रॉल है और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो हमारे हृदय के लिए, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इसकी मात्रा खून में 60, मोर देन 60 होनी चाहिए, और LDL की मात्रा मोर देन मतलब 130 से नीचे होनी चाहिए खून में, है ना। लेकिन इन दो खून में इन दोनों की कॉम्प्लेक्स मात्रा, इन दोनों को जोड़कर 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो इसकी वैल्यू है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में, है ना, HDL की मात्रा 60 से ज्यादा होनी चाहिए, LDL की मात्रा 130 से कम होनी चाहिए, और इन दोनों की कंबाइंड मात्रा 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल रेंज कही जाती है। ये वैसे रेंज आपको जानने की जरूरत नहीं, फिर भी हमने बता दिया। इस रेंज में अगर है तो आप समझो 5-10 साल तक आपका कुछ नहीं होना है। आप 30 साल 35 साल के हो तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा के HDL LDL VDL आप देख सकते हो। वही दूसरे जांच होती है, टेस्ट होता है, हम टेस्ट देख रहे हैं। TMT ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल में आपको दौड़ाएंगे, सेंसर लगेगा यहाँ पे शरीर में, सेंसर लगा के, हृदय में सेंसर लगा के आपको ट्रेडमिल में दौड़ाया जाएगा। आपकी स्थिति देखी जाएगी, हृदय की स्थिति देखी जाएगी, जांच की जाएगी कैसे कार्य कर रहा है। तो ECG सेंसर इसमें लगे हुए होते हैं, और इसमें आपको थोड़ा सा वॉकिंग, हल्का सा रनिंग भी करवाया जाता है, और स्थिति देखी जाती है। ये सब टेस्ट हैं। तो हार्ट अटैक आ गया है आपको और सीने में दर्द हुआ, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर आपके हार्ट अटैक को जानने के लिए कि किस आर्टरी में, हृदय के किस आर्टरी में, किस छोटी आर्टरी में, किस बड़ी आर्टरी में ब्लॉकेज है, प्लैक है, उसे पता करने के लिए एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी शब्द आपने सुना होगा। एंजियोग्राफी का मतलब होता है ब्लॉकेज का पता लगाना हृदय की आर्टरी में, एंजियोग्राफी जो की जाती है। आइए
एंजियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है एंजियोग्राफी और कैसे की जाती है। आपने सुना होगा ना एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी, ये डायग्नोस करना है, पता लगाना है किस चीज का ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए हृदय की नस में एंजियोग्राफी की जाती है। इसमें हमारा जो हार्ट है, हृदय है, हृदय से आर्टरी निकलती हैं जो कि हाथ में जाती हैं, पैरों में जाती हैं। वहां की जो आर्टरी है वहां से एक तार डाल के, एक कैथेटर कैथेटर कहा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग तार बोलते हैं। कैथेटर डाल के हम उसको शरीर के हृदय के पास ले जाके, हृदय के अंदर ले जाके वहां एक डाई का छिड़काव करते हैं। डाई पहले से हम खून में इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट कर देते हैं। ये डाई जो होती है एक प्रकार से एक्सरे मशीन में दिखाई देती है। ये डाई जहां जहां जाएगी दिखा देगी कहां कहां ब्लॉकेज है, और कैथेटर डाल के हम इसे इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन पहले दे देते हैं। तो एंजियोग्राफी में हम कैथेटर कहां से डालते हैं? दो जगह से डाला जाता है। आप राइट हैंड से भी डाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड से भी डाल सकते हैं, और पैरों से भी डाल सकते हैं। बच्चों में पैरों से डाला जाता है कैथेटर, और बड़ों में तो हाथ से ही डाला जाता है। ठीक है, तो आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो होती है, मेन आर्टरी हृदय से निकलती है। इसमें से एक यहां पर इस तरफ हमारा ये हड्डी है ना, क्लेविकल हड्डी, तो सब क्लेविकल आर्टरी, सब क्लेविकल आर्टरी, ब्रैंकियल आर्टरी, ब्रैंकियल आर्टरी, और इधर ब्रैंकियल आर्टरी मतलब आप जब ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं तो यहां पर ब्रैंकियल आर्टरी पाई जाती है। यहीं से आप स्टेथोस्कोप जो आला होता है, डॉक्टर यहीं लगा के जांच करता है। ब्रैंकियल आर्टरी यहीं पे पाई जाती है। यहां से फिर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे हड्डी है ना, रेडियो अल्ना, एक रेडियस आर्टरी, रेडियल आर्टरी बन जाती है, दूसरी अल्नर आर्टरी। ठीक है, तो ये रेडियल आर्टरी हाथ से मान लीजिए कर रहे हैं, तो रेडियल आर्टरी में कैथेटर डाला जाता है। कैथेटर डालने से पहले एक डाई का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि एक्सरे मशीन में देखने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कैथेटर एक प्रकार का तार समझिए, तार है, रेडियल आर्टरी में डाली जाती है। रेडियल आर्टरी से वो तार होते हुए ब्रैंकियल आर्टरी में पहुंच जाती है, यहाँ पहुंच जाती है, इधर से डाली गई, यहाँ पहुंच गई, फिर सब क्लेविकल आर्टरी में ऐसे होते होते यहाँ पर सब क्लेविकल आर्टरी में पहुंच जाती है, और यहाँ पर सब क्लेविकल होते हुए आयोटा में पहुंच जाती है, और फिर हृदय में पहुंचकर ब्लॉकेज का पता लगाती है। ये है एंजियोग्राफी का फिनोमिना। पैरों में एक आर्टरी है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी से हम कैथेटर को डालते हैं। कैथेटर फीमोरल आर्टरी से डालते हुए फिर ये धीरे धीरे ऊपर हृदय में पहुंचते हैं। तो बच्चों में ऐसा किया जाता है। तो आप एंजियोग्राफी में पता लग गया कि हमारे हृदय के किसी एक नस को बंद कर दिया गया है अत्यधिक फैट का सेवन करने से। हमारे द्वारा ही ऐसा हमने किया है। अब वो बंद हो गई है तो हमें पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है, और उलझन हो रही, पसीना आ रही है। तो इससे बचने का हमें क्या करना है? तो हम डॉक्टर से कहेंगे कि भाई आप पता तो कर चुके हैं, अब इसका इलाज तो करिए। पता करने से थोड़ी ना मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, मैं मृत्यु से थोड़ी ना बच पाऊंगा। आप इसका इलाज करिए। तब एंजियोग्राफी के बाद पता लग जाता है कि आपकी फलानी आर्टरी में ब्लॉकेज है।
ये देखिए ये जमा हो गया कोलेस्ट्रॉल का, मान लीजिए, ये देखिए, ये देखिए खून यहाँ पे जा रहा है, फ्लो हो रहा है, और देखिए यहाँ का रास्ता बहुत छोटा हो गया है। हाँ, तो यहाँ पे जब बंद हो जाएगा रास्ता, ये बंद हो जाएगा, तो यहाँ बहुत परेशानी हो जाएगी। इतना यहाँ फ्लो में करने में भी परेशानी हो रही है। इसी ब्लॉकेज को खोलने के लिए एंजियोग्राफी के बाद पता लगने के बाद कहाँ ब्लॉकेज है, तो एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी मतलब अब इसका इलाज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? यही जो कैथेटर है, इसी कैथेटर में बैलून टाइप एक छल्ला है, जो कि धातु का बना हुआ छल्ला होता है, या फिर ऊपर सबसे पहले कैथेटर डाला गया, यहाँ कैथेटर पहुंचा, कैथेटर डालने के बाद उसमें एक बैलून टाइप कुछ होता है, वो बटन के माध्यम से नियंत्रित होता है। जैसे यहाँ पे पहुंच गया, बटन दब गया, तो वो फूल जाता है। मान लीजिए ये कैथेटर है, और ये बटन दबाने के बाद यहां देखिए फूल गया। यही चीज जब यहां पे जब जाएगा, यहां बटन दबा दिया जाएगा, फूल जाएगा, तो ये चीज अपना स्थान बड़ा हो जाएगा। यहां पर स्थान बड़ा हो जाएगा तो ब्लड फ्लो सामान्य रूप से सही बहने लग जाएगा, जो कि रुकावट के साथ बह रहा था या फिर बह नहीं रहा था। तो इस तरह की बैलून माने फुला देना, यहां पर कैथेटर को डाल के और बैलून के माध्यम से बैलून की तरह इसको फुला दिया जाता है। नस फूल जाती है, प्रसार हो जाता है, नस खुल जाती है, ब्लड का फ्लो होने लग जाता है। तो ये भी उपचार है। दूसरा, कैथेटर जब डाला गया है तो कैथेटर के यहां पर ऐसे ऐसे करके उस यहां पे जो ऐसे ऐसे करके इसके पदार्थ को हटाने का भी प्रयास किया जाता है कि ये यहाँ का कचरा हट जाए, और उसे खींचकर बाहर निकाला जाता है। यह भी क्रिया है। वही तीसरी क्रिया होती है, इंपॉर्टेंट है, टेंटिंग। मतलब स्टंट लगाना। स्टंट, हृदय में छल्ला लगा दिया गया, लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं, स्टंट कर दिया गया, यहाँ पे छल्ला लगाया गया। तो टेंटिंग क्रिया इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, धातु का बना हुआ एक प्रकार का जालीदार होता है, ये ऐसे ऐसे बना हुआ होता है, ये धातु का बना हुआ होता है। धातु में कौन कौन सी धातु है? कोबाल्ट और स्टेनलेस स्टील हो गया, प्लेटिनम, इरिडियम आदि धातु का बना हुआ होता है ये छल्ला। महंगा भी होता है, सस्ता भी होता है, जैसा आपकी क्षमता हो। तो ये जो छल्ला होता है, इसे कैथेटर में लगा के इस जगह जहां पे ब्लॉकेज है वहां पे पहुंचाया जाता है, और बटन दबा दिया जाता है। तो ये जो छल्ला है फिर फूल जाता है, कैथेटर को हटा लिया जाता है, और छल्ला यहीं पे रहता है। वो अब हमेशा के लिए यहां पर रहेगा छल्ला, है ना। और जो दबी हुई नस है जिसमें ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज खोल देता है। तो इस तरह के छल्ले का प्रयोग किया जाता है, टिंटिंग क्रिया होती है। वहीं कुछ ऐसे प्रकार के भी छल्ले होते हैं जो स्टंट होते हैं, उसमें दवाइयां लगी होती हैं, पॉलीमर मेडिसिन लगी हुई होती है। इस छल्लों के अंदर यहाँ पे मेडिसिन लगी होती है, जो कि बहुत ही थोड़ा सा महंगी होती है, कॉस्टली होती है। इसमें इस मेडिसिन लगने का फायदा ये होता है कि यहाँ पे दोबारा कोलेस्ट्रॉल का जमाव नहीं होने देता है। नसों में दोबारा कोलेस्ट्रॉल का जमाव नहीं होने देता है। ऐसे भी स्टंट पाए जाते हैं, थोड़ा सा वो महंगे होते हैं। आपको मतलब सस्ते भी मिलेंगे। कोई सस्ता गरीब आदमी होगा, वो कहेगा भैया स्टेनलेस स्टील का ही डलवा दो, और जिसके पास पैसा ज्यादा होगा तो वो प्लेटिनम का डलवा देगा, कोबाल्ट का डलवाएगा, है ना। तो इन सब का वो छल्ला डलवा सकता है। ठीक है। तो इस तरह हार्ट अटैक का इलाज किया जाता है। अब आइए कार्डियक अरेस्ट।
टेंटिंग क्रिया समझ गए? स्टंट डालना, हृदय में स्टंट डालना। कैसे डालना? कैथेटर लैब को, कैथेटर जो तार है उसे आर्टरी के माध्यम से हृदय में पहुंचाकर उसमें स्टंट पहले से जुड़ा हुआ होता है और फिर बटन दबा दिया जाता है। वो छल्ला फिर फूल जाता है, अपने आकार में बड़ा हो जाता है, नस जहां पे ब्लॉकेज है उसको खोल देता है, ब्लड का फ्लो होने लग जाता है, फिर कैथेटर को बाहर ले लिया जाता है और जो छल्ला है वो वहीं पे रहता है। कुछ छल्लों में दवाइयां लगी होती हैं, मेडिसिन लगी हुई होती हैं, उस मेडिसिन से दोबारा उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमाव नहीं होने देती हैं, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होती हैं। सबसे सस्ता स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, आइए, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? हार्ट अटैक खतरनाक है कि कार्डियक अरेस्ट खतरनाक है? देखिए, कार्डियक अरेस्ट अगर आ गया है तो आपके बचने की चांस थोड़ा सा हो सकते हैं, समय से एम्बुलेंस मिल गई और आपका इलाज हो गया तो आप बच जाओगे। लेकिन कार्डियक अरेस्ट आ गया तो आप शायद तुरंत ही मर जाओ, कुछ समय लगेगा आपको। कैसे? क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर हम देख लेते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। इसमें अंतर देखिए क्या है। हार्ट अटैक में ब्लॉकेज होता है, लेकिन इसमें ब्लॉकेज नहीं होता है। इसमें जो हृदय में बनने वाली बिजली है वो बिजली की सप्लाई ही बंद हो जाती है, हृदय धड़कना बंद हो जाता है, पल्स रेट घट जाता है। इसमें पल्स चलती हुई पाई जाएंगी, इसमें पल्स नब बंद हुई पाई जाएंगी या फिर बहुत पुअर रहेंगी, बहुत खराब स्थिति में। इसमें जो ब्रीदिंग है, सांस लेना, ब्रीदिंग आपकी होगी, हल्की हल्की होगी, लेकिन इसमें आपकी ब्रीदिंग बहुत पुअर होगी, ब्रीदिंग, या फिर ब्रीदिंग भी रुक जाएगी। ठीक है कि आप असेसमेंट करोगे हार्ट अटैक के मरीज या कार्डियक अरेस्ट के मरीज को, देखोगे कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। आप हिला के देखोगे, ए उठो उठो भाई, उठो 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 उठो, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आप हिलाओगे उसको तो जिसको हार्ट अटैक है वो बात भी करेगा, अरे भाई सीने में दर्द हो रहा है, क्या बताएं यार, बहुत परेशानी है ना। और लेकिन कार्डियक अरेस्ट वाला वो जवाब नहीं देगा क्योंकि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है ना। उसे बहुत जल्दी इलाज की आवश्यकता है। तो दोनों में सबसे पहले इलाज, फर्स्ट एड क्या है? सबसे पहले आपको एम्बुलेंस को कॉल कर देना है। दोनों अवस्था में एम्बुलेंस को कॉल कर देना है, दोनों अवस्था में आप पहले कॉल कर दीजिए और दोनों अवस्था में उनको एक हवादार जगह लेटा दीजिए, उनको ऑक्सीजन आने जाने दीजिए, वो सांस ले सकें, घेर कर नहीं बैठ जाना है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का जो तुरंत इलाज है, एस्पिरिन दिया जाता है और दूसरा है नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन ये आपके ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में मिलेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन मुंह जीभ के नीचे रख दी जाती है और ये ब्लड में आप जब इसे लोगे जीभ में रख के, ब्लड में मिलेगा, मुंह के अंदर जाके ब्लड में मिलेगा, ब्लड में मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, NO बनाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड ये डाइलेटर का काम करता है, मतलब जाके विस्फोट करेगा, नसों को खोल देगा, नस को,
इस तरह हार्ट अटैक में नाइट्रोग्लिसरीन ये आपका एक वरदान है। अगर ये टैबलेट आपके पास है, अगर डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है आपको ये रखने के लिए, तो आप इसको हार्ट अटैक में यूज कर सकते हो। इसका पहले से इलाज चल रहा है, इसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड वो ले सकता है। डायलेटर माने फैला देना, नस को फैला देना, जहां पर ब्लॉकेज है, और शरीर के सभी नसों को फैला देती है। सभी नस को फैला देने से नुकसान तो नहीं होगा, जो रुकी हुई नस है, ब्लॉकेज नस है, वो फैल जाएगी तो बचा जा सकता है। वही एस्पिरिन, एस्पिरिन थिनर का काम करता है। थिनर माने पतला करने वाला, किसको? ब्लड को। ब्लड को पतला करने का काम एस्पिरिन करता है। एस्पिरिन की टैबलेट दी जाती है, ब्लड पतला हो जाता है। गाढ़ा खून उस प्लेक माने ब्लॉकेज में बहने में बहुत कठिनाई पैदा करेगा। यहाँ पे ब्लॉकेज है तो गाढ़ा खून, अगर पतला खून है तो वो जल्दी से बह जाएगा, बहेगा, फ्लो अच्छा होगा पतले खून का। तो थिनर का काम करता है एस्पिरिन। 75 mg की एस्पिरिन टैबलेट आती है, वो दी जाती है। थिनर, ये थिनर क्यों हो जाता है? क्योंकि ये प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो खून पतला हो जाता है। प्लेटलेट्स कम हो जाएगा, खून पतला हो जाएगा, तो ये हार्ट अटैक में देने की ये फर्स्ट एड की बहुत अच्छी दवा कही जाती है। प्राथमिक उपचार ऐसा ही किया जाता है। अभी कार्डियक अरेस्ट में प्राथमिक उपचार कैसे करना है? एम्बुलेंस तो बुला लिया है, प्राथमिक उपचार क्या करना है वो बताते हैं, ध्यान से रहिएगा। देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन आपको बताया ब्लड में घुलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, NO, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनको डायलेट कर देगी, फुला देगी। तो डायलेटर का काम करता है, फुला देता है। आइए, ये प्राथमिक उपचार हो गया हार्ट अटैक का। कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा? थोड़ा सा हम ECG दिखाते हैं आपको, कैसे कार्डियक अरेस्ट आता है। कार्डियक अरेस्ट में के लक्षण भी बताएंगे। देखिए, हमारा जो हार्ट है 4 चैम्बर से बना हुआ है। एक, कार्डियक अरेस्ट के केस में हृदय में बनने वाली जो बिजली है, विद्युत है, उसका बनना बंद हो जाता है। तो जब बिजली नहीं बनेगी तो हार्ट बीट नहीं करेगा, पंप नहीं करेगा, समझो। जब पंप नहीं करेगा तो फिर इसका उपचार तुरंत करना पड़ेगा। तो ये बिजली कैसे बनती है? हार्ट में 4 कमरे होते हैं, चैम्बर जिसे कहा जाता है। ऊपर का कमरा कहा जाता है अलिंद, ये भी अलिंद है। ये है राइट, दाहिना अलिंद, दाहिना अलिंद। ये बाया अलिंद, ये है दाहिना निलय। नीचे वाले कमरे को निलय बोलते हैं, ये बाया निलय। ऑरिकल, वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां पर दाहिने अलिंद में SA नोड होता है। SA नोड याद रखिएगा, जिसे पेस मेकर कहा जाता है। पेस मेकर अर्थात ये हृदय की बिजली का निर्माण करता है। हृदय में बिजली, हृदय की जो बिजली है, पेस मेकर SA नोड निर्माण करता है ना। यहां निर्माण हुई बिजली, विद्युत वोल्टेज के रूप में इसे नापते हैं। जब हम ECG करवाएंगे तो वोल्टेज देखते हैं कितने वोल्ट की बिजली चल रही है। तो वोल्टेज, यह बिजली बनी, यह बिजली SA नोड से फिर आती है AV नोड में। यहां पर AV नोड है, AV नोड से फिर ये बिजली होते हुए यहां से, ये यहां से नीचे की ओर जाती है।
इसे बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। और यहां पर परकिंजे फाइबर, ये देखिए ये जो फाइबर के रूप में आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर परकिंजे फाइबर दिख रहा है। बिजली फिर इसमें चारों ओर फैल जाती है। अब पंप कैसे होता है? बिजली देखिए यहां से एसए नोड में बनी, एसए नोड से फिर एबी नोड में आई, एबी नोड से फिर बंडल ऑफ हिस में गई, बंडल ऑफ हिस से फिर परकिंजे फाइबर पर फैल गई। तो जब भी ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड जो आता है दाहिने अलिंद बाएं अलिंद से आके फिर नीले में जाता है, नीले से होते हुए फिर पूरे शरीर में या फिर लंग्स में ये जाता है। तो बिजली यहां से आई, फिर नीचे आई, परकिंजे फाइबर में आई। जब बिजली यहां पे आएगी तो लब डब की आवाज आएगी। हृदय की आप आवाज को सुनोगे स्टेथोस्कोप को लगाने के बाद, तो लब डब। तो ये आवाज इन्हीं कक्षों में से आती है। इन्हीं कक्षा की आवाज मतलब अलिंद और नीले की आवाज को सुनकर हम पता लगा सकते हैं। तो बिजली यहां पे आएगी, यहां से ब्लड नीचे आएगा, नीचे से होकर पूरे शरीर में या फिर हृदय वो लंग्स में जाएगा। ब्लड दो प्रकार का होगा, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि स्वच्छ ब्लड होगा, पूरे शरीर में जाने वाला ब्लड होगा, और पूरे शरीर से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित ब्लड आएगा। ये हृदय में ही आएगा और इसी बिजली के माध्यम से हृदय पंप करेगा। ये जो बिजली बन रही है, कार्डियक अरेस्ट में यही बिजली बनना बंद हो जाती है। अब ये बिजली नहीं बनेगी तो क्या होगा? ईसीजी जो होता है, ईसीजी वो उसकी रेखा ऐसे सीधी आएगी, और ये रेखा सीधी कब आती है? जब आदमी की मृत्यु होने वाली होती है या मृत्यु हो जाती है। नॉर्मल जो ईसीजी होती है उसमें ये जो बिजली बन रही है उसमें एक जैसे बिजली बनी, वोल्टेज आया ऐसे, ये देखिए ये है पी, फिर मतलब अलिंद में बिजली बनी, फिर जो वेंट्रिकल में बिजली चल रही है उसके लिए ग्राफ बनता है पी क्यू आर एस। फिर पूरा जो हृदय रिलैक्स हो जाता है, यहां कंप्रेशन हुआ बिजली बनने से, ये दब गया ऊपर का भाग, यहां से ब्लड नीचे आया, बिजली यहां पे गई, यहां से बिजली के प्रभाव से यहां तक पंपिंग हुआ, फिर पूरा हृदय रिलैक्स हो गया। तो यहां पर फिर एक ये रिलैक्सेशन के लिए टी, ये देखिए पी क्यू आर एस टी, ये 4 मार्क हैं एक धड़कन का ऐसे 72 बार ऐसा धड़कता है। इस तरह का ग्राफ बनता है। शुरुआत में बिजली बनी कितने वोल्ट की, ये वोल्टेज दिखा रहा है, ये वोल्टेज है। अलिंद ऑरिकल के लिए देखिए पी, और वेंट्रिकल के लिए बंडल ऑफ हिस, और परकिंजे फाइबर के लिए देखिए क्यू आर एस। और जब पूरा हृदय जब आराम करता है उसके लिए टी का ग्राफ दिख रहा है। इस तरह का ग्राफ आपको ईसीजी में देखने को मिलेगा। ईसीजी में देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, और जो ग्राफ होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ में आपको यह देखने को मिल जाएगा इस तरह का स्ट्रक्चर। और डॉक्टर तो 24 घंटे देखते रहते हैं इसको, तो उन्हें तो पता लग जाता है कि किस अंग में कैसे क्या प्रॉब्लम है। अगर अलिंद में प्रॉब्लम है तो यहां कुछ परेशानी होगी, अगर निलय में प्रॉब्लम है तो क्यू आर एस में प्रॉब्लम होगी, क्यू आर एस। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट के बारे में हमने समझा कि बिजली जो होती है, वोल्टेज, हृदय का बिजली बनना बंद हो जाता है, हृदय का पंपिंग करना बंद हो जाता है। ऐसे में क्या लक्षण होंगे? उसकी पल्स नहीं आएगी, ब्रीदिंग उसकी डाउन हो जाएगी, पुअर ब्रीदिंग होगी, ब्रीदिंग
पुअर ब्रीदिंग, पल्स पुअर या फिर पल्स नहीं आएगी, है ना। प्राथमिक उपचार पीसीआर, प्राथमिक उपचार क्या है, पीसीआर नहीं, सीपीआर में करना क्या है, जिसकी पल्स नहीं आ रही है, धड़कन रुक गई है, ब्रीदिंग उसकी सही से नहीं हो रही है, सांस लेने में ले ही नहीं पा रहा है, बेहोश हो गया है, तो उसे तुरंत सीपीआर देना चाहिए। जानकार आदमी घर पे हो जो सीपीआर देना जानता हो, उसके लिए हम बता दे रहे हैं। वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन माने खाना खाने के बाद दोनों जो पैर को मोड़ के ऐसे बैठ जाना जैसे मुस्लिम भाई लोग बहन लोग नमाज अदा करते हैं, उस अवस्था में बैठ जाना है। वज्रासन, वज्रासन में बैठकर यहाँ की जो हड्डी है इसे स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम। तो लोअर स्टर्नम, जहाँ स्टर्नम खत्म हो रही है, लोअर स्टर्नम में वाला हाथ जो आपका ज्यादा एक्टिव है, किसी का बायां हाथ एक्टिव है, किसी का दाहिना हाथ एक्टिव है, तो वो जो दाएं आपका एक्टिव हाथ को नीचे रख के और अनएक्टिव हाथ को ऊपर रखकर उसे 1 सेकंड में 2 बार पुश करना है, धक 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 ऐसे पुश करना है। इतना पुश करना है कि 2 इंच तक, लगभग 2 इंच तक दबाव हो, और ये लगभग 30 बार करना है। 30 बार करने के बाद फिर ब्रीदिंग सपोर्ट देना है। ब्रीदिंग सपोर्ट मतलब इतना कर लिया, फिर मुंह खोलकर अपने मुंह से उसके मुंह में सांस को देना है, ऑक्सीजन को देना है। आप ऑक्सीजन ले लो मुंह में, उसके मुंह में पंप करो, है ना। ऐसा करने से उसकी मृत्यु होने से बचाया जा सकता है। एक बार में 30 बार किया, फिर ब्रीदिंग सपोर्ट दिया, फिर किसी दूसरे द्वारा ये प्रेशर दिया गया, ऐसे 1 सेकंड में 2 बार प्रेशर, और एक बार करने में 30 बार लगातार ऐसे दबाते रहना। फिर ब्रीदिंग सपोर्ट, मुंह से ब्रीदिंग सपोर्ट माने मुंह से सांस देना, ये क्रिया करनी है। और एम्बुलेंस आ जाए तो अस्पताल में के जाना है। अस्पताल में विभिन्न प्रकार से इलाज किया जाता है। फिर भी उसका एसए नोड में बिजली नहीं बनी, एसए नोड में बिजली नहीं बनी, तो फिर इसका इलाज अस्पताल में कैसे किया जाएगा, लास्ट इलाज बताते हैं। अगर इसमें बिजली नहीं बन रही है, आर्टिफिशियल प्रेस मेकर देने के बाद भी, तो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। आपने देखा होगा फिल्मों में इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए, इलेक्ट्रिक शॉक देने, झटका देने से शायद एसए नोड में बिजली बन जाए, वो बिजली प्रोड्यूस करने लग जाए, हृदय धड़कने लग जाए तो फिर जीवन हो जाए। इसका उद्देश्य यही होता है इलेक्ट्रिक शॉक देने का कि एसए नोड, जो कि पेसमेकर, हृदय का पेसमेकर कहा जाता है, जो बिजली बनाता है, ये अपने आप बिजली बनाने लग जाए। वही अस्पताल में इसका क्या इलाज है, अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट का मरीज जब जाएगा तो यहां पर कट करके एक आर्टिफिशियल कृत्रिम पेसमेकर डाला जाता है। पेसमेकर बनता है लिथियम आयन बैटरी से। लिथियम आयन बैटरी की मतलब टाइम, जीवन काल ज्यादा होता है, इसीलिए लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे जो सामान्य बैटरी है ना, पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव टर्म, उसी तरह से यहां पर दिया जाता है। तो लिथियम आयन बैटरी दोनों एसए नोड यहां पर भी, अलिंद में भी लगाया जाता है, और डॉक्टर जहां उचित समझे वहां पर वो लगाकर, कृत्रिम पेसमेकर लगाकर कृत्रिम रूप से बिजली दी जाती है। यदि आपका एसए नोड बिजली नहीं पैदा कर रहा है तो कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है ना। तो इस तरह कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में आपने अंतर समझा। आइए हृदय में जो पंपिंग का कार्य है उसे चित्र के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। चित्र का डायग्राम देखिए, ये दिख रहा है। तो ब्लड फ्लो, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट हम जानते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। देखिए एक डायग्राम बनाया है हमने, ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको आयताकार आकृति, ये मान लीजिए हमारा दिल है। 4 कक्ष कहे जाते हैं, तो 4 कक्ष हैं, 1 2 3 4 कक्ष
मान लीजिए ये हमारे दिल के 4 कक्ष हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब दाहिना अलिंद, बायां अलिंद, दाहिना निलय, बायां निलय। अब डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट जानते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा बॉडी, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पूरे कोशिकाओं को चाहिए ऊर्जा बनाने के लिए। ऊर्जा बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त हो रही है, छोड़ी जा रही है। यह विमुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड खून में मिल जा रही है। तो बॉडी ऑर्गन से खून में, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है तो ब्लड का फ्लो ये दिखा रहा है, ये सब ब्लड का फ्लो दिख रहा है, ये ब्लड का फ्लो। तो बॉडी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित खून, ब्लड, वेना कावा से होते हुए ब्लड वो हृदय के चैम्बर में आता है। सबसे पहले राइट एट्रियम दाहिने अलिंद में आता है। ब्लड आ गया दाहिने अलिंद में और दाहिने अलिंद से यहां पर एक वाल्व है, एक दरवाजा है। इस दरवाजे से नीचे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है ब्लड और राइट वेंट्रिकल से धीरे से पंप कर देता है वेंट्रिकल। और यह फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित ब्लड है, यह ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में पहुंच जाता है। देखिए राइट वेंट्रिकल से फिर ये होते हुए पल्मोनरी आर्टरी होते हुए लंग्स माने फेफड़ों में पहुंच जाता है। हम लोग सांस ले रहे हैं और बाहर से ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दे रहे हैं। तो हमने सांस लेकर यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पे है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला यहाँ पर विनिमय हो जाता है। ऑक्सीजन फिर ब्लड में मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से विमुक्त हो जाती है, बाहर छोड़ दी जाती है। अब खून में आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग्स से प्राप्त हो गया। अब यह खून पल्मोनरी वेन से होते हुए यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है, अलिंद में आ जाता है। अलिंद में आने के बाद फिर ये धीरे से नीचे वेंट्रिकल में आ जाता है। वेंट्रिकल से फिर ऐसा पंप करता है हमारा हृदय, तेजी से पंप करता है, इस समय तेजी से पंप करके फिर ये पूरे मेन आयोटा से होते हुए, मेन आयोटा जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस नस का नाम है मेन आयोटा। तो इससे होते हुए यह बॉडी ऑर्गन पूरे शरीर में फैल जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पूरे शरीर से होते फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित ब्लड फिर आएगा एट्रियम से होते हुए, वेंट्रिकल से होते लंग्स में। तो यह डबल सर्कुलेशन आपको दिख रहा है हमारे ब्लड फ्लो का। तो आपने आज हार्ट अटैक के बारे में समझा, कार्डियक अरेस्ट के बारे में समझा, फैट के बारे में देखा, इनकी जांच देखी है ना, ब्लड सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट देखा। तो ब्लड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी हार्ट के बारे में, और ब्लड सर्कुलेशन भी आपने जान लिया होगा कैसा होता है। अगर आपको कार्डियक अरेस्ट आता है और हार्ट अटैक आता है आपके परिवारजनों को, आपके परिवार में किसी को, जानने वाले को, तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसकी सहायता कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।